आपने अकाउंटिंग के भी स्टैंडर्ड पढ़े, आईएसए, मैक्सिमम आईएसए कहाँ तक पहुंचा है पता है? 41। 41 के बाद आईएसए आना बंद हो, फिर आईएफआरएस बन गया। अब आईएफआरएस कुछ तो नए हैं, कुछ पुरानों को रिस्ट्रक्चर किया हुआ है। वैसे इस टाइम आईएफआरएस मेरे ख्याल में 18 तक पहुंच गए, 17 18 तक, 16 तक तो आपके सिलेबस में भी है, और जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है और मेरे ख्याल में 18 तक आईएफआरएस पहुंच गया। तो टोटल अगर हम ना भी कहें कि नए पुराने, तो 60 तक स्टैंडर्ड पहुंच गए होंगे मैक्सिमम। आपने फिर ऑडिट के भी स्टैंडर्ड पढ़े। ऑडिट में स्टैंडर्ड वैसे नाम आईएसए 700 800 सीरीज है, 2400 ये है, लेकिन उसके अंदर अगर तादाद देखें ना, तो जैसे अगर आप 500 की सीरीज देखें तो उसमें मैक्सिमम कितने स्टैंडर्ड होंगे? 10 होंगे, 8 होंगे, इस तरह से। जैसे 400 में है ही 2, 600 में 3 है, और 800 में भी मेरे ख्याल में 3 है, एक 800 है, एक 810 है शायद, क्योंकि एक 805 है। तो 700 में देखें तो 700 701 इस तरह से। ये सारे स्टैंडर्ड ना कुछ लॉ को फिक्स करते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड है ना, ये फिक्स नहीं है। बिजनेस तो बहुत बड़ी चीज है ना, ये सारी चीजें इस बिजनेस के अंदर आती है। अकाउंटिंग बिजनेस के अंदर आती है, ऑडिट, टैक्सेशन, सारी सर्विसेज बिजनेस के अंदर आती है। तो इसका अगर हम ये देखें कि हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, ISO 31000, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है या जो सिस्टम है, वो किन असूलों पर होना चाहिए। आपने एक डिपार्टमेंट बनाया, जैसे HR का एक डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट का, फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट होता है। वो कहता है जो रिस्क ने मैनेज, जिसने रिस्क मैनेज करना है ना, रिस्क है क्या चीज? हर वो चीज जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे, या हर वो चीज जो हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरी ना करे, उसे हम रिस्क कहते हैं। तो ISO ने कहा है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होने चाहिए। तो ये 9 प्रिंसिपल हैं जो कि ISO 31000 के अंदर लिखे। मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके पेपर में आएंगे, बट अगर पेपर में आ जाते हैं तो आपने 9 लाइनें लिख देनी है बस। ये हेडिंग को बजाय एक सेंटेंस फॉर्म में लिख देना कि जो रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है या जो रिस्क मैनेजमेंट है बजाते खुद, उसको कस्टमाइज्ड होना चाहिए। कस्टमाइज किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जिस तरह का रिस्क है उस तरह से उसको सेट कर लेना चाहिए, उसके प्रोसीजर होने चाहिए। एक चीज होती है फिक्स। फिक्स क्या होती है? उसको आप अपनी मर्जी से चेंज। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए? जो रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है वो कस्टमाइज्ड होना चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिस टाइप का रिस्क है उस टाइप के प्रोसीजर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले वो कहता है जनाब, रिस्क मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है या जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कस्टमाइज्ड और ह्यूमन फैक्टर्स, ये फैक्टर्स नहीं है, इसको लिख लो ह्यूमन फैक्टर्स, यहां पर ऐड कर दो ह्यूमन फैक्टर। कहता है जो रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है ना, वो वहां के लोगों और वहां के कल्चर का अडॉप्टिव होना चाहिए, कि उस कल्चर के हिसाब से जो कल्चर को एक्सेप्टेड हो। जैसे मुसलमानों के मुल्कों में एक और तरह के कल्चर होता है, अगर यही नॉन मुस्लिम लोग हैं वहां पर किसी और तरह का कल्चर है, फिर आगे फर्दर बरादरी के हिसाब से भी कल्चर होते हैं। तो कहते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होना चाहिए ना, वो वहां के लोगों की तबीयत के हिसाब से प्लस वहां के कल्चर के हिसाब से आप डिपार्टमेंट या अपनी वो सिस्टम बनाए मैनेजमेंट का। पहले कस्टमाइज्ड, और वो कस्टमाइज कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू ह्यूमन फैक्टर एंड कल्चरल फैक्टर। अब इसका मतलब क्या है? आपने आपसे पहले ना एक सब्जेक्ट होता था BMS, बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर एक थ्योरी होती थी, शायद आप लोगों ने I2B में पढ़ी हो, मुझे आइडिया नहीं है। थ्योरी X एंड थ्योरी Y, नहीं सुना हो आप? थ्योरी X और थ्योरी Y ये होती थी कि वो कहता है, थ्योरी X ये कहता है आप एक मैनेजर हो, आपने अपने लोगों को मैनेज करना है। कहता है दो टाइप के लोग होते हैं, किसी को थ्योरी X की जरूरत होती है, किसी को थ्योरी Y की। थ्योरी X का मतलब ये था कि कुछ लोग थ्रेट के साथ काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं ना डंडे के साथ, और कुछ लोग कहते हैं वो थ्रेट को एक नेगेटिव समझते हैं। वो किस तरह से कहते हैं कि मिलजुल के पार्टिसिपेटिव नेचर के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्टिव नेचर के, कि जनाब डायरेक्शन दो, सर पे खड़े रहो, गुस्सा करो उनके साथ, पेनल्टी के बारे में कहो, वो तब चलते हैं। तो कुछ कहते हैं यार ये आपका अपना काम है, आपकी ही वजह से ये सारा काम चल रहा है।
ये सब हम मिलजुल के आगे चलेंगे। अब कुछ लोग इस नेचर के होते हैं, वो कहते हैं कि पहले ह्यूमन नेचर समझो थे वो लोग किस तरह के हैं, फिर उस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट करो। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई बड़ी मशहूर थ्योरी होती थी, अक्सर पेपर में सवाल भी आता था। फिर वो कहता है कि जो थ्योरी एक्स वाले लोग हैं ना, उनको कैसे चलाना है आपने, और जो थ्योरी वाई वाले हैं उनको कैसे चलाना है। थ्योरी एक्स वाले कैसे चलते थे, थ्रेट से, आपको जॉब से निकाल देंगे, अगर आपने काम ना किया, टाइम पे ना आए, वो सारी बातें वो थ्रेट के साथ चलते थे। और थ्योरी वाई वाले, यार अच्छा काम करोगे आपको बोनस मिलेगा, अच्छा काम करोगे आपकी अप्रिसिएशन होगी, वो इस तरह से चलते थे। कुछ लोगों को आप कह दो ना कि कोई ऐसे ही यार वो ईमानदारी से काम कर रहा हो और आप उसे कहें कि आप ईमानदारी से काम करो, उसे बुरा लग जाता है। जो लोग हमेशा सच बोल रहे हो ना, उसे कहते हो कि आप सच बोल रहे हैं, उसको बुरा लग जाता है, कहता है मैं तो झूठ बोलते नहीं, ये क्यों बंदा कह रहा है मुझे सच। और जो झूठा बंदा वो खुद ही कहता है कसम खुदा की मैं सच बोल रहा हूं। मतलब जो ऑलरेडी झूठा बंदा है वो कसमें उठाना शुरू कर देता है, तो सच्चे बंदे को कसम उठाने की जरूरत नहीं होती। और ये ऐसा है, हकीकत में भी ऐसा है, डिफरेंट नेचर के लोग होते हैं। तो कहता है जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, या जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, कस्टमाइज्ड होना चाहिए, ह्यूमन और कल्चरल फैक्टर होना चाहिए, उसके बाद इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अच्छा, इसमें ना मुझे लगता है कि इंटीग्रेटेड की सही डेफिनेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेशन ये कि अगर कम लिखो, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हो, क्योंकि रिस्क तो किसी डिपार्टमेंट में भी आ सकता है, उसके साथ लिंक्ड हो, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। इंटेग्रल पार्ट का मतलब ही यही है कि वो हर एक के साथ इंटीग्रेटेड हो। मतलब अगर सेल्स डिपार्टमेंट में कोई मसला आ रहा है ना, तो आपको पता चल जाना चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट में कोई इश्यू है, आपको मसला पता चल जाना, किस टाइप का रिस्क है ये सारे पता होने चाहिए। ये बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जब रिस्क क्रिएट होता है ना, तो ऐसे नहीं कि कोई भी बंदा अगर कह दे तो आप कहेंगे जी हाँ रिस्क है, इसके ऊपर फौरन एक्शन लो। बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन का मतलब है आपके पास जो डाटा अवेलेबल हो रिलेटेड टू रिस्क असेसमेंट, रिलेटेड टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ द रिस्क, वो इंफॉर्मेशन या वो डाटा आपके पास सही, वैल्यूएबल हो, रेलिवेंट हो, रिलायबल हो। अगर डाटा रिलायबल और रेलिवेंट नहीं है, आपको पता है इंफॉर्मेशन की बेसिक डेफिनेशन 4-5 चीजें होनी चाहिए। बेस्ट इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, बेस्ट इंफॉर्मेशन टाइमली, उसके बाद रेलिवेंट, रिलायबल, और एक और चीज भी बेस्ट इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में आती है, एक होता है टाइमली बेसिस पे होनी चाहिए, हाँ इकोनॉमिक होनी चाहिए। इकोनॉमिक से मुराद कि उसको गैदर करने में, इकट्ठा करने में इतनी ज्यादा कॉस्ट ना आए, ये बेस्ट इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। फिर अंडरस्टैंडेबल हो, कम्युनिकेटेड टू रेलिवेंट पर्सन हो, वो अगले फर्दर बातें हैं। तो बेस्ट इंफॉर्मेशन वो कहता है इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट, टाइमली, क्लियर, अवेलेबल टू द रेलिवेंट स्टेक होल्डर, उसे बेस्ट इंफॉर्मेशन कहा जाता है, बेस्ट डाटा कहा जाता है। कहता है वैल्यू क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है उससे आपके बिजनेस की कोई वैल्यू बढ़ रही हो, वो कोई फायदा दे रहा हो, ये ना हो कि एक बिजनेस के गले पड़ जाए। ऐसा डिपार्टमेंट जो बिजनेस का कोई एक हेडेक कंट्रोल करके बैठ रहा हो। वैल्यू क्रिएशन का मतलब ही यही है। मिसाल के तौर पर मैं ये पेन बनाता हूं, अब मैंने कहा कैसा, इस पेन के साथ आपने देखा कि ये एक चार्जिंग पोर्ट भी बनी हुई। अब पहले इसके अंदर सेल डलता था, अब मैंने कहा कि अच्छा इसका सेल का छोड़ के तो मैं इसके अंदर ना चार्जिंग पोर्ट बना देता हूं। क्या ये इसकी वैल्यू में कोई बढ़ा रही है वैल्यू या नहीं, क्या लोगों को ये बात पसंद आएगी या नहीं, इसे कहते हैं कि ये इसने वैल्यू क्रिएट कर दी। और अगर ये ना हो कि मैंने इसकी पोर्ट लगाई, लोगों ने कहा ये क्या कर दिया, इससे तो काम ही खराब हो जाता है, तो इसका मतलब इसने चीज वैल्यू क्रिएट। तो आपने जब रिस्क डिपार्टमेंट बनाना है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना है, तो ऐसा होना चाहिए कि जो बिजनेस की वैल्यू के अंदर इजाफा करे। फिर है डायनामिक, ये तो आपको पता है कि जो चीज आजकल डायनामिक नहीं है ना वो खत्म हो जाएगी। डायनामिक क्या मतलब है, एनवायरमेंट के चेंज को अडॉप्ट करे, सिस्टम जैसे जैसे चेंज हो रहा हो उसको वैसे वैसे साथ चेंज हो। आपके ख्याल में आजकल जैसे बिजनेस हो रहे हैं, आज से इवन के 2020 में ऐसे नहीं होते थे, कोविड से पहले नेचर ऑफ बिजनेस, इवन के ये जो सीए की स्टडी है इसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर पहले क्या होता था, स्टूडेंट ढूंढते थे टीचर्स को, और यहां तक कि वो इतने बेताब होते थे पढ़ने के लिए
फिर कोविड आया, कोविड के बाद एक अजीब सा सिस्टम आ गया। पहले लोगों को शायद सब कुछ पहले भी था, लेकिन अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं थी कि यूट्यूब से भी लेक्चर मिल जाते हैं, इंटरनेट का बहुत कम लोगों को अवेयरनेस थी। जैसे वो आया, लोगों को नेट से एक साथ वास्ता पड़ा, गांव छोटे छोटे जगह पर जाकर वो इंटरनेट का कनेक्शन गया। अब लोग जूम को जानते हैं। हमने 2020 में लफ्ज जूम सुना था, कैसे जूम पे भी मीटिंग हो जाती है, गो टू मीटिंग, फिर नई नई चीजें आना शुरू हो गई। और आज क्या होता है, जैसे आज बारिश हुई है, हो ही नहीं सकता था, लोगों को कश्तियों पे क्यों ना आना पड़ता, लोगों ने आकर क्लास लेनी थी। अब क्या है, बारिश हुई, अच्छा लेक्चर आ जाना है, वो घर में बैठ सकते। तो ये बहुत ज्यादा चीज, और जिस बंदे ने इसको, इस नेचर को अडॉप्ट नहीं किया ना, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज हो जाना चाहिए। फिर वो कहता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है? इंक्लूसिव का मतलब होता है शामिल हो जाना या शामिल कर लेना। इंक्लूड कैसे? वो कहते हैं कि जब ये डिपार्टमेंट हो ना, तो आपने सबको साथ लेकर चलना है, सबके बेनिफिट्स को देखना है। और बेनिफिट्स, बिजनेस किसके बेनिफिट्स को देखता है? स्टेक होल्डर के बेनिफिट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रिस्क डिपार्टमेंट का जो फंक्शन है वो किसी एक डिपार्टमेंट को तो फायदा दे रहा है, लेकिन दूसरों को तकलीफ हो रही है। जैसे सपोज दैट आपने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि जनाब दुकान पे ना रश ना पड़े, आपकी दुकान है, आप कहते हो जी दुकान पे रश ना पड़े, ठीक है जी कर लो। अब बाहर एक बंदा खड़े करा, तो क्योंकि एक एक बंदे को अंदर आने देना, वो बाहर सारे धूप पे खड़े हैं, तो इसका क्या मतलब है कि यह इंक्लूसिव नेचर का है? आप उनकी भी सोचे, अब उनको भी देखें कि उनको कैसे मैनेज करना है। वो कहते हैं ट्रांसपेरेंट एंड इन्वॉल्व स्टेक होल्डर ऑन अ टाइमली बेसिस। फिर स्ट्रक्चर्ड एंड कंप्रीहेंसिव। स्ट्रक्चर्ड, एक सिस्टम होना चाहिए जी, ये बड़ा है, ये छोटे हैं, इनका क्या काम है, आप जाते हो, ये तो तकरीबन हर डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर तो होता है। जब हम बैंक में जाते हैं, हाँ जी ये काम है, वो कहता है जी फलां बंदे के पास चले जाओ। पहले क्या होता था? पहले होता था कि हम गए, वो उससे बात करते हैं, वो कहते नहीं यार उस बंदे के पास है। अब उन्होंने क्या किया है कि बिल्कुल एंट्रेंस पर ना एक डेस्क रख दिया, वो हम डायरेक्ट उसके पास जाते हैं, सलाम लेते हैं, उसको अपना मसला बताते हैं, वो हमें डायरेक्ट कर देता है कि भी फलां के। ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक सिस्टम है। पहले क्या होता था, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा था, एक बंदा कहता अस्सलाम वालेकुम जी ये काम करना है, वो कहता जी फलां के बंदे पास जाओ। वो मजे की बात उसको भी नहीं पता होता कभी कभी। तो अब क्या है कि जो डेस्क के ऊपर बंदा बैठा है, उसको काम नहीं है, उसका सिर्फ एक ही काम है, किस बंदे का जो प्रॉब्लम है वो किसने हल करना है, उसको कहता है कि फलां चला जाए। तो वो कहता है स्ट्रक्चर्ड एंड कंप्रीहेंसिव। स्ट्रक्चर का मतलब है सिस्टम होना चाहिए, कंप्रीहेंसिव का क्या मतलब है? ऐसे क्राउड ना हो। मतलब कंप्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है, जैसे कंप्रीहेंशन नहीं पढ़ते हो आप, कि एक बहुत ज्यादा क्राउड ही ना हो, ऐसा हो कि सारी बातें भी पूरी हो जाए और एक शॉर्टकट फॉर्म में हो जाए। तो ऐसा ना डिपार्टमेंट हो कि पूरे जगह पर ये एक इस तरह से स्ट्रक्चर है। कंप्रीहेंसिव का मतलब है कम कीमत आला में, आज जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा उसके मैनेजमेंट में लोग ना हो, कम लोग हो लेकिन अच्छा काम कर रहे। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, ये तो हर एक के एंड में आता है कि मुसलसल उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए, और जैसे जैसे आपको लगे कि इसको ये इंप्रूव हो रहा है, वैसे वैसे इंप्रूव भी करना चाहिए। तो 9 प्रिंसिपल है, कस्टमाइज्ड है, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, इंटीग्रेशन है, फिर उसके बाद जो हम वो कहता है कि जी इसको बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वैल्यू क्रिएशन होनी चाहिए, उसके बाद डायनामिक है, इंक्लूसिव, स्ट्रक्चर्ड या कंप्रीहेंसिव। अच्छा इसका वो एक पहले भी मैं बनवाता होता हूँ कि इसको आपने लिखना है चौधरी आई बीवी डिस्क, ये इसके अंदर सारे कवर हो जाएंगे। चौधरी आई बीवी डिस्क, ठीक है ना। सी में कस्टमाइज्ड, एज में ह्यूमन फैक्टर, आई मतलब इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड सॉरी इंटीग्रेटेड, बी बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन, सी वैल्यू क्रिएशन एंड प्रोडक्शन, डी डायनामिक, फिर आई इंक्लूसिव, एस स्ट्रक्चर्ड एंड कंप्रीहेंसिव, और सी कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट। तो ये सिर्फ आपने रट्टा नहीं लगाना इसको, सिर्फ एक एक सेंटेंस क्या लिख देना, क्या लिखना? रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, डिपार्टमेंट नहीं लिखना, डिपार्टमेंट मैं आपको एग्जांपल, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस शुड बी कस्टमाइज्ड,
इस तरह से आप एक सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हैं या वैसे। तो अगर ये सिलेबस में कंफर्म होता तो इसके आने के चांसेस थे, लेकिन अब इसके आने के चांसेस अगर हैं भी सही तो आपने बस ये चाहे हेडिंग भी लिख देंगे ना तो काम आपका हो जाएगा। उसके बाद है दो बातें, एक है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और एक है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ये आपका एक सिस्टम है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेम का क्या मतलब? किसी भी चीज के फ्रेम को क्या हम कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। फ्रेम क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से इसने चलना है। प्रोसेस का मतलब है इसने काम कैसे करना है। फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? इसका स्ट्रक्चर। और प्रोसेस का क्या मतलब है? इसने काम कैसे करना। फ्रेमवर्क में सबसे पहले क्या आता है? लीडर होना चाहिए, लीडरशिप एंड कमिटमेंट। सबसे पहला फ्रेमवर्क का क्या चीज है? लीडरशिप एंड कमिटमेंट। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? वो सब बाकी चीजों के साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए। फिर जो रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स होने चाहिए वो पहले डिजाइन होंगे। डिजाइन जब हो, डिजाइन का मतलब क्या है? प्लान करना कि भाई हमारा डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, हमारी मैनेजमेंट कैसे काम करेगी। जब वो प्लान कर लिया उसके बाद क्या होगा? इंप्लीमेंटेशन। पहले लीडर बनेगा, लीडर सबके साथ वो इंटीग्रेट करेगा, अपने लोगों के साथ भी इंटीग्रेशन करेगा, बाकी डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेशन करेगा। फिर वो डिजाइन करेगा अपना फ्रेमवर्क कि ये हमारी मैनेजमेंट है। फिर वो रूल सेट करेगा, प्लान बनाएगा। जब रूल सेट हो जाएंगे फिर इंप्लीमेंट करेगा। क्या इंप्लीमेंटेशन काफी है या उसकी इवैल्यूएशन भी होती रहनी चाहिए? इवैल्यूएट करेगा और इवैल्यूएशन के बाद मुसलसल इंप्रूव करते रहना चाहिए। ये एक फ्रेमवर्क सेट होता है किसी भी मैनेजमेंट का। ये किसी भी मैनेजमेंट का ऐसा ही होता है कि पहले लीडरशिप एंड कमिटमेंट, फिर इंटीग्रेशन, किसके साथ के साथ उनका लिंक है। और होता भला क्या है कि ये फ्रेमवर्क सेट करने का मकसद भी होता है कि हमने कौन कौन से हमने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, दैट इज डिजाइन। फिर वो सारे रूल्स अपनी मैनेजमेंट पर इंप्लीमेंट करना, फिर उसको इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएशन से क्या मुराद है? जो हमने इंप्लीमेंट किया है अकॉर्डिंग टू वैसे या अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटिटी काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर कॉन्टिन्यूली इंप्रूव करते रहना चाहिए, पहले से बेस्ट एक करता रहना चाहिए। इसमें ना आपने सिर्फ दो दो तीन तीन बातें को बस एक पढ़ लेना है और हाईलाइट कर लेना है कि अच्छा लीडरशिप एंड कमिटमेंट में क्या बात होती है। यहां पर लिखा हुआ है aligning risk management with strategy, objective and culture of the organization। साफ साफ बात लिखी हुई है, कहता है अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है ना आपकी, वो किसके साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए? स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव एंड कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंसिस्टेंट से क्या मुराद है? उसको फॉलो करें। जैसे अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कल्चर होगा, उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा, उसकी स्ट्रेटजीज होगी, तो आपका जो डिपार्टमेंट है उसके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसको फॉलो करके आगे अपना काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर वो कल्चर के खिलाफ चला गया फिर काम। उसके बाद फिर इश्यूइंग स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी, एस्टेब्लिश द रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, प्लान एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ये क्या लिखा हुआ है? वो कहता है इश्यूइंग अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी, एक स्टेटमेंट बनाओ, एक रिपोर्ट बनाओ, उसके ऊपर अपने सारे रूल्स लिखो और फिर अपने अपने कंसर्न लोगों को वो रूल्स दे दो। लीडर का यही काम है ना। पहले क्या काम है कि वो जो आपका डिपार्टमेंट है ना वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करे। दूसरा, एक स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसीज, जिसमें सारे रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स और प्रोसीजर्स लिखे हों कि जिसको आपने फॉलो करवाना है। फिर मेकिंग नेसेसरी अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर मैन, फिर रिसोर्सेज जैसे कंप्यूटर चाहिए, आपको कितने बंदे चाहिए, उस डिपार्टमेंट में एसी चाहिए, फिर आपने अपना प्रोसीजर चलाना है तो आपको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए जिससे आपका डिपार्टमेंट ऑपरेशन में आए। एस्टैब्लिशिंग अमाउंट एंड सेटिंग मैट्रिसेस, टाइप ऑफ रिस्क मे और मे नॉट बी टेकन। एस्टैब्लिशिंग अमाउंट, एंड अमाउंट का मतलब होता है उसकी स्ट्रेंथ, सिग्निफिकेंस। मैट्रिसेस का क्या मतलब होता है? मैट्रिक्स बड़ा हुआ लफ्ज, वो काल मैट्रिक में शायद आपने पढ़ा हो। मैट्रिसेस का बेसिकली मतलब जो सपोज दैट ये एक मैट्रिक्स है ऐसे,
यहाँ पर सपोज क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनाब आप बिहेवियर लिख लो या प्रॉफिट लिख लो। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेल, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर जो जगह आएगी ये वाली जगह, ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, सेल और प्रॉफिट का। ये किसका है, कॉस्ट। और यहाँ पर प्रॉफिट के साथ ऊपर हम लिख लेते हैं, क्या लिखने, कोई बिजली का बिल लिख लो या कोई ऐसी चीज, कुछ भी एक्सपेंस वगैरह लिख लो, एडमिन एक्सपेंस लिख लेते हैं। अब सेल और एडमिन एक्सपेंस का ताल्लुक, कॉस्ट और एडमिन एक्सपेंस का ताल्लुक। मैट्रिसेस का मतलब ये होता है लिंक बनाना, डिफरेंट डिपार्टमेंट और एट्रीब्यूट्स का आपस में लिंक जोड़ना कि कौन सी चीज को किस तरह का रिस्क है और उसका किस तरह से उसकी इवैल्यूएशन हमने करनी है। तो लिखा हुआ एस्टैब्लिशिंग अमाउंट सेटिंग मैट्रिसेस फॉर द टाइप ऑफ रिस्क, किस कौन सा टाइप ऑफ रिस्क है उसके ऊपर किस तरह के प्रोसीजर हैं, वो यहां पर एक मैट्रिक्स बन जाएगा। कि मैट्रिक्स तो अक्सर आप देखोगे एज एनालिसिस भी एक मैट्रिक्स होता है। या सपोज दैट हम ये एज एनालिसिस बन गया ना, आप कहते हैं कि जनाब 30 डेज तक के लोगों की प्रोविजन 0% है, 60% वालों की प्रोविजन 1% है, 90 डेज वालों की प्रोविजन 5% है, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली रिलेशन बिटवीन टू या टू से ज्यादा जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका लिंक बनाना। कहता है लीडरशिप और कमिटमेंट में पहले रिस्क मैनेजमेंट जो प्रोसीजर्स होने चाहिए वो किससे अलाइन करने चाहिए, बिजनेस की स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव से, कल्चर से। फिर एक स्टेटमेंट इशू होनी चाहिए जिसके ऊपर सारे उसके प्लान और प्रोसीजर्स शो होने चाहिए। फिर जो आपका रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसीजर्स है उसके कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको अवेलेबल होने चाहिए, उसको बंदोबस्त करना। और फिर एक मैट्रिसेस सेट करना टाइप ऑफ रिस्क में कि आपने कोई एक्शन या लेना है उसके खिलाफ, या अगर एक इममेटीरियल रिस्क है आप उसको इग्नोर कर देते हो। जैसे अगर आपको आपने एक आपके जिम्मे ये है कि आपने ना पानी का सिस्टम देखना है, आपको कोई आकर कहता है कि वो ना पानी के नल से ना ऐसे ना 2-2 3-3 ड्रॉप गिर रहे हैं, हम लोग अच्छा यार कितने दो। किसी ने अगर वो पानी का वो पाइप ही टूट गया है, सारा पानी पानी हुआ है, तो फिर आपको फौरन दौड़ लग जाएगी। तो क्या है उसकी स्ट्रेंथ है कि अगर वो स्ट्रेंथ के हिसाब से आपने फिर एक्शन लेना है, तो कहता है वो एक ना स्ट्रेंथ का मैट्रिसेस बन जाएगा कि इस लेवल का रिस्क है तो इग्नोर कर देंगे, इससे ज्यादा है तो एक्शन ले लेंगे। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का वही मतलब है रिस्क मैनेज इन एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपने सिर्फ एक चीज नहीं देखनी, रिस्क का मतलब ही क्या है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, उसको आइडेंटिफाई करना, ये मेन आपका काम है। Integrated risk management into organization is a dynamic and iterative process. डायनामिक और आइटरेटिव का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मतलब ये है कि जैसे रिक्वायरमेंट के साथ साथ वो चेंज होता रहे। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट शुड बी पार्ट ऑफ, ये देखिए शुड बी पार्ट ऑफ, नॉट सेपरेट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, गवर्नेंस, लीडरशिप, कमिटमेंट, स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशन। इंटीग्रेशन है ना, वो कहता है कि ये सबका पार्ट है, ये कोई अलग से मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। सेल डिपार्टमेंट है, उसका परचेज डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, क्योंकि सेल और परचेज का ताल्लुक होता है। अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ है, और इन सब डिपार्टमेंट को जो मॉनिटर करने वाला होता है वो रिस्क डिपार्टमेंट होता है। और इवन के अब तो इसके ऊपर पूरी पूरी डिग्री हो रही है, तो हमारे मुल्क में भी इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जब भी काम शुरू करना है तो वो कहते हैं कि रिस्क हर बंदा अपना अपना खुद आइडेंटिफाई करे, वो हर बंदा अपना ही एक दूसरे का रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा कोई इसको आकर देखेगा नहीं। फिर डिजाइन, डिजाइन कैसा होना चाहिए, वो कहता है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स इंटरनल या एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट। अब डिजाइन कर रहे हो, रूल्स बना रहे हो, रूल्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखना है, ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करो और उसका इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसीजर चेक करो। Demonstrating commitment, risk management and allocating appropriate resources, फिर facilitating communication and consultation, फिर implementation है, फिर evaluation है, और उसके बाद improvement है। ये आगे एक नजर पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। implementation की क्या है, developing an appropriate implementation plan, include deadline। क्या मतलब है, implement कर दो और ये नहीं कहना कि चलो implement ही होते रहे, एक डेडलाइन सेट करो 2 दिन के अंदर
3 दिन के अंदर आपके सारे रूल्स इंप्लीमेंट होने चाहिए। जैसे हम कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना, हम कहते हैं इस दिन से ना आप इसके ऊपर काम करना। आइडेंटिफाई वेयर हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन आर मेड एंड होम, किस तरह के डिसीजन लेने हैं और किसने डिसीजन लेने हैं। मॉडिफाई द एप्लीकेबल डिसीजन प्रोसेस वेयर नेसेसरी, इंप्लीमेंटेशन में आपने इंप्लीमेंट कर दिया, जब जरूरत पड़े उसको मॉडिफाई भी हो सके। एंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट्स मैनेजिंग द रिस्क क्लियरली अंडरस्टूड एंड, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हर किसी को क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है जिनको उन्होंने फॉलो करना है। इवैल्यूएशन पीरियोडिकली आपने उसको देखते रहना है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने उसको अपडेट कर देना। पीरियोडिकली देखते रहना है कि जो अकॉर्डिंग, जो जैसे हमने इंप्लीमेंट किए थे, ऑर्गेनाइजेशन की नीड पूरी हो रही है, इवैल्यूएशन करते रहो और जरूरत पड़े तो चेंज कर दो। इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट में दो ही बातें आती हैं, अगर आपसे पहले कोई गलती होगी है तो उसको चेंज करो, और अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो अकॉर्डिंग टू नई टेक्नोलॉजी, नया स्ट्रक्चर, नई ऑर्गेनाइजेशन, नए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसको बेहतर करते जाओ। ये था आपका फ्रेम। फ्रेम से क्या मुराद है, आपके मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट का। पहले लीडरशिप कमिटमेंट, फिर इंटीग्रेशन, फिर डिजाइन। डिजाइन से तो आगे काम ही शुरू हो जाता ना, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट। अब काम करना है। सबसे पहले कम्युनिकेशन जरूरी है प्रोसीजर्स के अंदर। जब आपकी कोई भी मैनेजमेंट काम करेगी, ऑपरेशन करेगी, सबसे पहले कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन जरूरी है। मसला है, पहली बात कम्युनिकेट करो, और अगर आपको लगता है कि अच्छा कम्युनिकेट कर लिया, तो फिर अगला बंदे को अगर नहीं पता तो कंसल्ट करना चाहिए अपने बड़े से या कंसर्न डिपार्टमेंट से, या अगर आपको नहीं पता चलता तो किसी थर्ड पार्टी से भी कंसल्ट कर सकते हो। कोई भी रिस्क है, पहला क्या है, कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन। कोई भी रिस्क है उसको कम्युनिकेट करना चाहिए और उसके हल के लिए कंसल्टेशन भी होनी चाहिए। फिर स्कोप, कॉन्टेक्स्ट एंड क्राइटेरिया। स्कोप का क्या मतलब है, स्कोप, कॉन्टेक्स्ट एंड क्राइटेरिया प्रोसेस है, प्रोसेस है। स्कोप का क्या मतलब है, आपके अंडर कितना एरिया आता है। स्कोप का क्या मतलब होता है, आपके अंडर कितना एरिया आता है, किस हद तक आता है। मतलब आप सपोज ये डिपार्टमेंट है आपके अंडर, इस डिपार्टमेंट में कौन कौन सा पोर्शन। क्राइटेरिया सेट होता है, कौन कौन से मामलात में आपने दखल अंदाजी करनी है, किस किस मामलात को आपने ध्यान से देखना है। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट बेसिकली है रेलिवेंट टू वो जो आपका रिस्क है, उसके हिसाब से आपने डिसीजंस कौन से लेने हैं, मेजर कैसे करना है, असेस कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है। वो आगे लिखा भी हुआ है। दो बातें, कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन से स्टार्ट हुआ, स्कोप अपना चेक किया, फिर उसके बाद ये भी चार बातें, और चारों की चारों सीधी सीधी है, पांचों सीधी है। पहले नंबरिंग में थोड़ी सी चेंज करवाने लगा हूं, क्या होगा, रिस्क असेस होगा, फिर रिस्क ट्रीटमेंट, पहले रिस्क असेसमेंट, फिर रिस्क, जब रिस्क ट्रीटमेंट के बाद अगर कुछ बच गया रिस्क, रेजिडुअल रिस्क। पहले असेसमेंट द रिस्क, फिर अगर जो रिस्क आपको मिल गया है तो उसकी ट्रीटमेंट करो अकॉर्डिंग टू रिस्क स्ट्रेंथ, और फिर अगर कोई बच जाए तो रेजिडुअल रिस्क कैसा होना चाहिए, टॉलरेबल। अगर टॉलरेबल नहीं है तो फिर मजीद उसके ऊपर प्रोसीजर लगाएं और उसको टॉलरेबल सिचुएशन तक लेकर आए। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। अच्छा, रिस्क ट्रीटमेंट में एक ऐसा भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ोगे भी सही, वो कहता है वो एक्टिविटी शुरू ही ना करो जिसमें रिस्क है। ये भी एक मेथड ऑफ रिस्क ट्रीटमेंट है कि वो एक्टिविटी शुरू ही ना करो जिसमें रिस्क है, और ये सबसे फजूल है। मतलब ये क्या बात हुई कि इसको, अब रिस्क तो हर एक चीज में है, तो इसका मतलब है हम सीए क्यों शुरू करते हैं, हल क्यों कहता है कि नहीं होता नहीं होता नहीं होता, तो फिर हम शुरू ही ना करें जब होना ही नहीं है। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड रिव्यू और रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं, सारी प्रोसीजर जो रिस्क आइडेंटिफाई करते हो उसको कैसे ट्रीट करते हो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, उसको डॉक्यूमेंट करो,
और जिसको रिपोर्ट करना है, जिसको दिखाना है, जिसको बताना है, उसको भी बताते रहो। तो प्रोसेस में क्या आता है? कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन, फिर स्कोप, कॉन्टेक्स्ट एंड क्राइटेरिया, रिस्क असेसमेंट, रिस्क ट्रीटमेंट, रेजिडुअल रिस्क, और फिर उसके बाद मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ये प्रोसेस है उसका। और फ्रेमवर्क में क्या आता है? लीडरशिप एंड कमिटमेंट, इंटीग्रेशन, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, इंप्रूवमेंट। अब इसमें आपने बस थोड़े थोड़े से वो चीजें याद रखनी है। मैंने ये इसलिए इसको ऐसे ही आपको पढ़ा दिया है कि क्योंकि इसमें से सवाल आज तक तो नहीं आया और सिर्फ डर है कि कहीं आना जाए, तो इसलिए पढ़ा दिया। अदरवाइज जो मैंने आप नेक्स्ट आपको पढ़ाना है, जिसमें से सवाल आने हैं, वो मैंने साथ साथ याद भी करवाना है और सुनना भी है। जैसे ये बातें हमने ऐसे ही मैं करी जा रहा हूँ और आप लोग उसको एक नजर, अगले आने वाली बातें पहले मैं याद करवाऊंगा और फिर सुनूंगा भी सही, ताकि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, वो साथ साथ आपका तैयार हो जाए। और मैं उसको दो तरह से आपको दूंगा, एक तो बुक से आपने पढ़ना है, एक आपको ना मैंने स्लाइड प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा, मैंने स्लाइड बना के, चाहे उसका प्रिंट ले लेना या अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे वो रख लेना। स्लाइड से ये होगा कि एंड पे आप वो उससे स्लाइड कर लेना तो आपका काम हो जाएगा, फिर बुक से भी आप एक नजर पढ़ लेना। तो मंडे से ही इंशाल्लाह ना ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा काम। हमारी 10-20 मिनट क्लास ऊपर चली जाया करेगी और एग्जैक्ट हमने 2 बजे क्लास स्टार्ट करनी है मंडे से, मंडे तक नहीं, मंडे से, ताकि दो टाइप का काम होना है, एक न्यूमेरिकल का भी साथ साथ चलेगा और ये तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के एंड पे ना आपका एमएफए तैयार होगा। तो एक नजर आप ये सारे पढ़ लेना, कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, स्कोप क्राइटेरिया में क्या क्या आता है। ये वैसे रिस्क ट्रीटमेंट में आपको पढ़ा देता हूँ क्योंकि ये आपको फायदा देगा, उसमें ऑडिट के अंदर भी फायदा देता है और बाकी जगहों पर भी। ये रिस्क ट्रीटमेंट में कुछ बातें लिखी हुई है, तो हो सकता है रिस्क ट्रीटमेंट आ जाए पेपर में कि कैसे रिस्क ट्रीट करोगे आप। पहले फार्मुलेटिंग एंड सिलेक्टिंग रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस। कोई भी रिस्क है, सबसे पहले क्या करेंगे, किस किस तरह से इसको हल किया जा सकता है। प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग रिस्क ट्रीटमेंट, पहले सिलेक्ट कर ली ऑप्शन, फिर प्लान करो कि कैसे उसको ट्रीट करना है। फिर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट, फिर वो जो आपने वो सिलेक्ट कर लिया उसकी इफेक्टिवनेस। फिर डिसाइडिंग वेदर द रिमेनिंग रिस्क इज एक्सेप्टेबल, ये है रेजिडुअल रिस्क। क्या करें, पहले नंबर ऑफ ऑप्शंस, फिर उसको इंप्लीमेंट, और फिर उसकी असेसिंग कि किस हद तक वो इफेक्टिव है, और फिर देखें जो रिस्क कम होके इस लेवल तक रह गया है कि एक्सेप्टेबल लेवल तक हो, और फिर इफ नॉट एक्सेप्टेबल टेकिंग फर्दर ट्रीटमेंट। 5 ट्रीटमेंट की समय लग गई। सबसे पहले ऑप्शन सेलेक्ट करो, फिर उसको इंप्लीमेंट, प्लान एंड इंप्लीमेंटेशन करो, फिर इसकी इफेक्टिवनेस की असेसमेंट करो, फिर उसका रेजिडुअल रिस्क चेक करो कि एक्सेप्टेबल लेवल तक आ गया। इफ नॉट एट एक्सेप्टेबल लेवल, फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। फिर वो कहते हैं कि रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर नॉट नेसेसरीली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कहता है ऑप्शन फॉर द ट्रीटिंग द रिस्क मे इन्वॉल्व वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, avoiding the risk by deciding not to start continue with the activity give rise to the risk। कहता है वो काम ही ना शुरू करो जिसमें रिस्क हो। टेकिंग या इंक्रीजिंग द रिस्क इन ऑर्डर टू परस्यू एन अपॉर्चुनिटी, कहता है टेकिंग या इंक्रीजिंग द रिस्क इन ऑर्डर। क्या मतलब है इसका, 2-3 रिस्क हैं, उनका ऑर्डर सेट करो कि किस रिस्क को पहले ट्रीट करना है, किस रिस्क को हमने बाद में ट्रीट करना है। जो जाहिर सी बात है 2-3 प्रॉब्लम्स आपको आते हैं, जैसे आपने अभी अपनी सिलेक्ट जो तैयारी कर रहे हो, ये भी तो एक रिस्क ही है, और आप पहले प्लान करते हो कि अच्छा मैंने पहले ये चैप्टर तैयार कर लेने या पहले ये सब्जेक्ट ओके करना है और उसके बाद आगे जाना है, और जवाब के लिए तो पहला ही बेस्ट है। आगे तीसरे नंबर पर है रिमूविंग द रिस्क सोर्स, जिस वजह से रिस्क क्रिएट हो रहा है, मतलब मोबाइल फोन ही बंद कर दो, यानी जो वो सोर्स खत्म कर दो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। चेंजिंग द लाइकलीहुड, या आप देख लो कि अल्टरनेटिव तलाश कर लो जिससे आपको लगता है कि इससे रिस्क कम है। नेटफ्लिक्स ले, नहीं मैं ये कहता हूं, मैं कहता हूं मोबाइल छोड़ो ना। ये जो लोग एंड पे फेसबुक डिलीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम डिलीट कर रहे हैं, कुछ कर,
इसका मतलब है आपको ना सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ये क्या है कि आपका मोबाइल पड़ा है, आप इंसान हो, वो तो इंसान नहीं है ना, तो आप इंसान हो, आपको अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, हैरत है। तो फिर तो आपका इलाज होने वाला, चित्रोलॉजी होनी चाहिए कि ये तो सिंपल सी बात है यार, आप कुछ डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप इस्तेमाल ना करो, अपने आप को समझाओ कि भाई कुछ दिन है, बाद में हम और आप साथ साथ हैं। तो इसलिए कंट्रोल करना चाहिए, और आप अपने ऊपर कंट्रोल सबसे पहली जरूरत, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो अगर आपको सेल्फ कंट्रोल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सिर्फ मैनेजमेंट की जरूरत है, जिसे हम सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। आगे, चेंजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। आप अपने चेंजिंग द, मतलब अगर ये रिस्क लेते हैं तो हमें ये मसाइल आ सकते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा कोई और काम करते तो क्या क्या मसला आ सकता है, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस को आप देख लो कि अगर कोई और रिजल्ट आपके लिए एक्सेप्टेबल है तो वो देख लो। फिर शेयरिंग द रिस्क थ्रू कॉन्टैक्ट्स या बाइंग इंश्योरेंस। शेयरिंग द रिस्क आप तो नहीं शेयर करोगे, शेयरिंग द रिस्क से मुराद ये होता है कि आप ये नंबर ऑफ डेज के ऊपर काम कर दो, या ये इन्होंने क्या किया, अगर आपको मशीन ब्रेक डाउन का रिस्क है तो इंश्योरेंस करवा लो, प्योर रिस्क की बात कर रहे हैं। तो ये जो फाइनेंशियल रिस्क है, ये हमारा अगला पूरा चैप्टर फाइनेंशियल रिस्क है। प्योर रिस्क को मैनेज करने का क्या तरीका है, इंटरनल कंट्रोल अच्छे कर लो या इंश्योरेंस में, और जो फाइनेंशियल रिस्क है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए फिर मैनेजमेंट करेंगे। फिर वो कहता है रिटेनिंग द रिस्क बाय इन्फॉर्म्ड डिसीजन। हाँ, रिटेनिंग द रिस्क बाय इन्फॉर्म्ड डिसीजन। घर वालों को कह दो मेरा पेपर है, पास नहीं होने इस दफा, क्या होगा आपने अपना पहले रिस्क ना बता दिया सबको कि कल को अगर ऐसा वैसा कुछ होता भी है तो गालियां गोलियां कम पड़े, मार मूर कम पड़े। तो आप इन रिटेनिंग द रिस्क, रिस्क आप लो, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि यार ये हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो कोई भी है कि वो कहता है कि रिटेन कर लो, इन्फॉर्म कर दो सबको, अपनी मैनेजमेंट को कि अच्छा ये मसला है, इसको भी ऐसे ही लेकर चलना है साथ। वह इसलिए मजेदार है, ये वैसे सारा चैप्टर ही मजेदार है, अगर आप शौक से पढ़ो तो, उर्दू वाले शौक से, आप इंग्लिश वाले शौक से पढ़ते हो, इस वजह से मसला रहता है। चलिए, ये चैप्टर बेनिफिट हमने कल ही देख लिए थे एक नजर, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कल से इसमें, कल जो हमने पढ़ा था वो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा से इंट्रोडक्शन था, प्योर रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, रिस्क प्रोसेस आज पढ़ा है हमने, और फ्रेमवर्क पढ़ा है, तो इस चैप्टर में है ही। और इस अगला चैप्टर न्यूमेरिकल, पहले क्या था, ये चैप्टर का नाम क्या था, रिस्क असेसमेंट। ये नहीं पढ़ना, ये स्टोरीज हैं, ये आप स्टोरीज अगर पढ़ लोगे तो फायदा है, नहीं पढ़ोगे ये तो बिजनेस स्टोरीज हैं, जो जिन लोगों ने रिस्क को मैनेज नहीं किया था उनके साथ क्या हुआ, सुनाई थी एक दो सुनाई थी, एक दो आप खुद पढ़ लेना। नहीं सुनाई थी, आपको याद नहीं। आगे क्या है बोला, रिस्क मैनेजमेंट, पहले रिस्क असेसमेंट एंड आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, और अब है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट इंशाल्लाह फिर कल से शुरू करते हैं।